वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो विशेष रूप से उन साथियों के लिए है जो जनगणना 2027 में प्रगणक या सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आज 16 मई हो चुकी है और आज से मकान सूचीकरण का जो काम है राजस्थान में शुरू हो चुका है। आपने सभी ने प्रशिक्षण भी ले लिया होगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जो या तो रिपीट नहीं करते तो भूल जाते हैं या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज से यानी 3 दिन तक लगभग माने 16, 17 और 18 शुरुआत के 3 दिनों में आपको क्या महत्वपूर्ण काम करना है, और वो काम अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, परफेक्टली कर लेते हैं, तो आपका मैं ये मानूंगा कि आपका आधा काम जनगणना का जो मकान सूचीकरण का वो पूरा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ध्यान से करना है ताकि आपको आगे का काम है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बहुत इजीली आप आगे के काम में कर लेंगे, बहुत कोई किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो अभी आपको 3 दिन में करने हैं, उनमें से पहला काम है आपको नजरी नक्शा बनाना। इसके लिए बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये नजरी नक्शा आपके पूरे महीने में जो भी आप काम करेंगे उसके लिए गाइडलाइन का काम करेगा और आपको बहुत ज़्यादा आसानी रह जाएगी कि जो भी आप सर्वे करेंगे ऐप के द्वारा तो उसमें सिस्टमेटिकली आपका सर्वे आसानी से हो जाएगा। दूसरा जो काम करना, आपको मकान पे नंबर लिखना, यानी भवन नंबरिंग करना। 2 काम आप अगर ढंग से शुरुआत के 2-3 दिन में अगर कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका बहुत बड़ा काम है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको जो लेआउट मानचित्र बनाना है, नजरी नक्शा बनाना है, वो कैसे बनाना है। कई साथी इसको एआई की सहायता से भी बना रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा आपको अगली वीडियो में बताने का एआई की सहायता कैसे बना सकते हैं। लेकिन वो एक सिर्फ रफ डायग्राम होगा, आपको जो भी मैप बनाना है वो बिल्कुल हाथ से बनाना है, क्योंकि इस सब निर्देश भी है जनगणना आयोग के कि आपको किसी भी ऐप के माध्यम से जो भी है आपका नजरी नक्शा नहीं बनाना है, उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक आउटलाइन है वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन काम आपको अपने हाथ से करना है। तो शुरू के 1-2 दिन में आप अपने यहाँ आज से शुरू करेंगे, अपने जो भी आपको HLB आवंटित हुई है वहाँ घूम करके वो उसका पूरा नक्शा आप अपने दिमाग में बैठा लें। और उसके बाद में जो आपको सीट दी गई है जो आपको लेआउट मानचित्र के लिए, उसमें आपको उसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले जो सड़कें वगैरह, मेन गलियां वगैरह, उनकी एंट्री करें। उसके बाद में मकानों की यानी भवनों की एंट्री करनी है। कैसे करनी है, किन किन चिन्हों का प्रयोग करना है, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। तो सबसे पहले बात करें कि आपको जो मानचित्र या लेआउट मानचित्र तैयार करना वो फ्री हैंड स्केच है। आपको स्केल की कहीं जरूरत नहीं है, आप इजीली फ्री हैंड पेंसिल से एक बार आप अपना जो भी अपने HLB का है वो मैप बना लें। अब इसमें जो भी विवरण है वो आपको जो आदेश, नियुक्ति आदेश है उसमें मिल जाएगा। और जो ज़्यादातर जगह जो नजरी नक्शा है उसका गूगल प्रिंट दिया है, उसमें भी आपकी लोकेशन सारी शो हो रही है, जिसमें राज्य, जिला, तहसील, वार्ड, ब्लॉक वगैरह ये भी काफ़ी हद तक शो हो रहे हैं। अब आपको यहाँ जो उस मैप में क्या क्या दर्शाना है, तो एक तो समस्त जो भवन उपलब्ध है उस क्षेत्र में आपके HLB में वो दिखाने हैं, और भवनों में आपको भवनों की संख्या लिखनी है, और उसमें जो भी मकान है जनगणना उसकी संख्या को आपको नीचे दर्शाना है। इसके अलावा स्कूल है, कॉलेज है, पुलिस स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत, डाकघर, सार्वजनिक स्थल, पूजा स्थल, कोई नदी है, सड़कें हैं, और रेलवे लाइन है, कोई तालाब है, इस तरीके की जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स है, जो भी विशेष महत्वपूर्ण स्थल है, उनको भी आपको उस मैप में दर्शाना है। अब 10 इंपॉर्टेंट बातें जो प्रगणों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखनी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि लेआउट जो मैप आप तैयार करें तो आप पूरे HLB को अच्छी तरह से देखें कि आपका कोई भी एरिया या कोई भी घर, उस मकान है आपके HLB का, वो छूटे नहीं। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। दूसरी बात, लेआउट मानचित्र में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो अलग अलग संरचना है उसको दर्शाना है। इसके लिए मैं आपको आगे डायग्राम भी बता दूंगा कि आवासीय के लिए क्या दर्शाना है, गैर आवासीय के लिए क्या दर्शाना है, मिश्रित उपयोग है तो क्या खाली खेत वगैरह है वो दर्शाना है। इसके अलावा अगर कच्चा मकान है तो कैसे दर्शाना है, और पक्का मकान है तो क्या उसका सिंबल बनाना है, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि लेआउट मानचित्र है वो काफ़ी हद तक आपका जो शुरू का 2 दिन की मेहनत है उसमें शो हो जाएगा, और आपने अगर सीरियसली काम किया है, गंभीरता से आपने काम किया है, तो वो आपके लेआउट मानचित्र में उसका परिलक्षित हो जाएगी। और ये आपके जमा भी कराना पड़ेगा। जब आप लेआउट मानचित्र उसको फाइनल कर देंगे, अभी रफ बना दें, उसके बाद जब फाइनल करेंगे तो वो आपको सुपरवाइजर के माध्यम से 4 अधिकारी को जमा कराना पड़ेगा। तो स्थानीय निकाय द्वारा अगर भवनों की नंबरिंग की गई है और व्यवस्थित नंबरिंग है तो आप उस नंबरिंग को ही काम में ले सकते हैं। अन्यथा आपको अपने हिसाब से जो नंबरिंग है वो आपको देनी है, और क्रम से देनी है, निरंतरता से देनी है। उसके भी कुछ नियम है, किस दिशा से शुरू करना है, जहाँ तक संभव हो किस दिशा में खत्म करना है। और ये जो मकान सूचीकरण ब्लॉक के लिए आप लेआउट मानचित्र बनाएंगे वो 2 प्रतियों में तैयार करना है, मैंने पहले बता दिया। जो आपको सुपरवाइजर को भी वेरीफाई कराना है, और सुपरवाइजर के बाद में वो 4 अधिकारी को जमा होगा।
विभिन्न ब्लॉकों को विभाजित करने वाली जो सीमा रेखा है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि आपके ब्लॉक की HLB की सीमा कहाँ तक है। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी आपका जो मकान भवन है वो छूटे नहीं। आपके जो ब्लॉक या HLB जो है उसमें कोई भी मकान है अंदर तो छूटना चाहिए और ना ही किसी का रिपीटेशन होना चाहिए, किसी प्रकार दोहराव नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि आप किसी भवन को आप भी उसमें शामिल कर रहे हैं और आपका जो साथ वाला जो HLB है, पास वाले HLB है, उसके प्रगणक भी उसको शामिल करें, दोहराव नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखें। और जो भी सौंपा गया HLB क्षेत्र है उसमें अगर कोई विसंगति है तो तुरंत आज ही आप अपने सुपरवाइजर है उनके साथ में जा करके इसको चेक करें और वहाँ से भी क्लियर नहीं होता तो आपके चार्ज अधिकारी को सूचित करना है, ताकि आपका जो मैप का काम है, नजरी नक्शे का काम है, वो सिस्टमेटिक और व्यवस्थित रूप से हो जाए। और उसके बाद में अंतिम रूप से जब आप HLB लेआउट मानचित्र जो बनाएंगे उसको पर्यवेक्षक को सत्यापित करेंगे और सत्यापन के बाद में उसको चार्ज अधिकारी को जमा कराना है। अब बात करेंगे कि चिन्ह कैसे कैसे करने हैं। तो इस तरीके से कुछ संकेत होंगे, जैसे मकान सूचीकरण बोलोगे, आपका जो HLB होगी उसमें इस तरीके से आपको लाइनें खींचनी, जिसकी बाहरी आउटर जो उसकी बाउंड्री दिखेगी इस तरीके से। और लेआउट मानचित्र के चारों दिशाएं आप जरूर, खास करके जो ऊपर की तरफ है वो उत्तर दिशा होगी, उसके नीचे दक्षिण दिशा होगी, एक साइड में पूर्व और एक साइड में पश्चिम, दिशाओं को आपको जरूर इंडिकेट करना है और दिशाओं के हिसाब से ही आपको मैप बनाना है, ताकि जब भी कोई भी अधिकारी वगैरह आपके विजिट में आएंगे, आपके HLB का निरीक्षण करेंगे तो आपको उनको पूरा आपका जो मैप है वो समझ में आ जाए, उस आपको HLB कौन सी है वो समझ में आ जाए। अब जो HLB लेआउट बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, उसमें प्रतीक चिन्ह आपको काम मिल रहे हैं, वो बहुत ध्यान से काम मिल रहे हैं। थोड़े से मैं आपको बता दूं कैसे काम मिल रहे हैं। पक्का अगर मकान बना हुआ है तो उसको आपको स्क्वायर यानी जो वर्गाकार है वो इस तरीके का आकृति बनानी है। कच्चा मकान है तो त्रिभुजाकार आकृति बनानी है, ये जरूर ध्यान रखें। मकान पक्का है तो आपको ये वर्गाकार, और अगर कच्चा है तो त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर और ये स्क्वायर के रूप में बनाना है। इसके अंदर आपको भवन संख्या लिखनी है। जैसे भवन संख्या मान लो 10 है तो आपको यहाँ जो मैप बनेगा उसमें आपको अलग अलग जो भी आप मकान बनाएंगे, भवन बनाएंगे, उनमें आपको संख्याएं लिखनी है और इसके नीचे आपको मकान संख्या लिखनी है कि उस भवन में कितने मकान हैं। दूसरा, अगर मान लो ये पक्का है लेकिन अगर गैर आवासीय उसमें कोई रह नहीं रहा है तो उसमें आपको लाइनिंग करनी है, इस तरीके से थोड़ी सी लाइनिंग करनी है ताकि पता चलेगा कि ये मकान एक तरह से बंद है, गैर आवासीय, इसमें कोई रह नहीं रहा है। इसी तरीके से अगर कच्चा मकान है, अगर आवासीय है तो आपको त्रिभुज बनाना है, उसके अंदर भवन संख्या लिखनी है, और अगर गैर आवासीय यानी इसमें कोई नहीं रह रहा है तो आपको इसमें लाइनिंग करनी है और अंदर उसके नंबर लिखने हैं, भवन नंबर। दूसरा, जो सड़कें हैं, पक्की सड़क है तो आपको इस तरीके से दो लाइनें बनानी है, कच्ची सड़क है तो आप थोड़ी गहरे कलर की इस तरीके से लाइनें बना दें, पगडंडी है तो आपको इस तरीके के संकेत बनाना है, और रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन के लिए आपको पता है इस तरीके की संकेत है वो बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है और ये बहुत ध्यान रखें कि आपको ये विशेष रूप से जब आप ये लेआउट बनाएंगे तो इसमें इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है कि देख करके पता चलना चाहिए कि कौन सा मकान कच्चा है, कौन सा पक्का है, कौन सा आवासीय है और कौन सा गैर आवासीय है। तो ये जरूर ध्यान रखें ये भवनों का। इसके अलावा अगर आपके लेआउट में या उस HLB में नदी है तो आपको नदी की इस तरीके से पूरी नदी बनानी है, नहर है तो नहर इस तरीके से बनानी है, तालाब अगर कहीं है तो उसको भी आपको मेंशन करना है। इसके अलावा कुआं है, हैंडपंप है, नल है तो उनके भी आपको इस तरीके से सिंबल बनाने हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है तो इस तरीके की आकृति भी बनाएं और पास में उसका लिख भी दें कि किसका मंदिर है या क्या है, तो और क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई कार्यालय वगैरह है या जैसे स्कूल है तो आपको एस इस तरीके की, स्कूल अगर पक्का मकान है स्कूल का तो आप इस तरीके से स्क्वायर बनाकर उसमें एस यानी स्कूल लिख दें, डी यानी डिस्पेंसरी, पंचायत घर है तो पी लिख दें, पोस्ट ऑफिस है तो PO लिख दें। तो इस तरीके से अगर मान लो इनमें से कोई ऐसा नहीं है तो आप उसको कच्चा है तो त्रिभुज और पक्का है तो स्क्वायर बना करके उसके पास में उसका नाम लिख दें ताकि क्लियर हो जाए कि ये कौन सा भवन है या किस उपयोग में काम में लिया जा रहा है। तो ये आप जो इसका एक सारांश मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको मैप में काम करना है। तो मैप में एक तो इस तरीके की आपकी आकृति बनेगी, दूसरी इस तरीके की बनेगी, तीसरी इस तरीके की और चौथी आकृति इस तरीके की बनेगी। नहीं, दो तरह की आकृतियाँ बनेंगी, दो तरह के स्क्वायर बनेंगे और दो तरह के त्रिभुज। अब ये देख कर ही आपके अंदर लग जाना चाहिए। जैसे मान लो ये स्क्वायर बना हुआ है और इसमें अंदर लिखा हुआ है 9 और कोष्टक में नीचे लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब हुआ कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब पक्का मकान है, और लाइनिंग अंदर नहीं है, इसका मतलब ये आवासीय है। दूसरा, भवन संख्या इसका 9 है और इसमें मकान है 2, जनगणना मकान इसमें 2 है। इस तरीके से ये जो दूसरा डायग्राम है जिसमें स्क्वायर है इसका मतलब पक्का मकान है लेकिन इसमें लाइनिंग खींची हुई है, इसका मतलब ये गैर आवासीय है, यानी इसमें अभी कोई फिलहाल नहीं रह रहा है, और इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक ही जनगणना मकान है और एक ही भवन है और इसमें एक ही जनगणना मकान है। तीसरा जो डायग्राम है इस तरीके का त्रिभुज बना हुआ है, सिंपल त्रिभुज है, इसका मतलब कच्चा मकान है, संख्या लिखी हुई है, भवन संख्या इसमें जैसे 15 है और
नीचे जो कोष्टक में संख्या लिखी हुई वो जनगणना मकान, यानी कि भवन संख्या 15 कच्चा है, उसमें 3 जनगणना मकान है। चौथा जो डायग्राम है ये आपके त्रिभुजाकार है, इसका मतलब कच्चा मकान है, लेकिन इसमें लाइनिंग है, इसका मतलब गैर आवासीय है। और इसमें भवन संख्या 6 दिया हुआ है, इसका मतलब भवन संख्या ये 6 है। नीचे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जनगणना भवन भी एक है और जनगणना मकान भी एक है। तो ये जो 4 तरह के डायग्राम हैं आपको इस पूरे लेआउट में नजरी नक्शे में आपको बनाने हैं। इसके अलावा जो अन्य जो भी लैंडमार्क्स है, हॉस्पिटल है तो उसके लिए आपको डी लिखना है, स्कूल है तो एस लिखना है, मंदिर है तो मंदिर का चित्र बनाना है, कहीं तालाब है वगैरह है, उनको आपको अलग से मेंशन करना है। जो भी जनगणना भवन है उनको कच्चे और पक्के, आवासीय और गैर आवासीय के आधार पे इस तरीके से ये लिखना है। तो ये चीज़ें आपके मुझे लगता है क्लियर हो गई। अब जैसे आपका जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, हालांकि अधिकांश जगह कल 15 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, उसमें आपको पूरी लोकेशन मिल जाएगी कि आपको कौन सा HLB आवंटित हुई है। और HLB जो मैप है उसमें दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप उसकी PDF है वो डाउनलोड कर लें और PDF को आप लेआउट मानचित्र के लिए संदर्भ के रूप में काम में ले सकते हैं। और चाहें तो आप गूगल पे भी जाके उस पूरे HLB को चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको भवनों की स्थिति वगैरह है वो पता चल जाएगी। लेकिन वास्तविक काम के लिए आपको फील्ड में जरूर जाना पड़ेगा और फील्ड में जाकर ही आपको काम करना है। तो ये लेआउट मानचित्र है। अब मान लो नंबरिंग का मैंने पहले कह दिया कि अगर सूचीकरण नंबरिंग व्यवस्थित है तो ठीक है, नहीं तो आपको शुरू से नंबर देने, कैसे देने। तो अब यहाँ से आपके जो अभी शुरू के 3 दिन है, मैंने आपको शुरू में कहा शुरू के 3 दिन जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपको मैं बता दूं। पहला काम है कि HLB मानचित्र को समझना है, आपको जो पहले गूगल मैप दिया उसको समझना है, अपने HLB को क्षेत्र को जानना है, यानी आप फिजिकली विजिट करें कि आपकी HLB का एरिया क्या क्या है, उसकी आउटर बाउंड्री क्या है, किस साइड में सड़क है, किस साइड में और क्या स्थिति है। उसके बाद में सड़कें, गलियाँ, भौतिक विशेषताएं उनको पता करना है। उसके बाद आपको मकानों की संख्याओं को चिन्हित करना है, यानी उसमें कितने भवन है, सॉरी मकान की जगह भवन, जो भी जनगणना भवन है उनको आपको चिन्हित करना है और उनकी नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग आपको फिजिकली भवन के मेन गेट पे भी आपको नंबर लिखने हैं। और जब जनगणना भवन एक और अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा मकान है जनगणना मकान तो कोष्टक में उसकी मकानों की संख्या लिखनी है। नामों के साथ में लैंडमार्क बनाएं। अब जो भी आप नजरी नक्शा बनाएंगे उसमें जो भी नाम विशेष रूप से अलग अलग कोई लैंडमार्क है तो उनके नाम वगैरह बनाने। भवनों के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर पक्का भवन है तो आपको स्क्वायर बनाना है, कच्चा है तो त्रिभुज बनाना है, इस तरीके से। और ये सारा बनाने के बाद में आपको पर्यवेक्षक के साथ में जाकर के इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, यानी वो भी चेक करेंगे कि आपने जो भी नक्शा बनाया है उसमें कहीं किसी भी भवन को, जनगणना मकान को, भवन को छोड़ा नहीं है और कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में जो आप अंतिम रूप उसको दिया जाना है, और अगर मान लो कोई बीच में मकान बनता है या ऐसा कुछ होता है तो उसको अपडेट करना है, उसके बाद में उसको जमा कराना है। तो शुरू के 3 दिनों में आपको जो 5 स्टेप करने हैं, यानी जो जनगणना भवन है उसकी नंबरिंग करनी है और आपको नजरी नक्शा बनाना है। अब नजरी नक्शा है तो आप पहले तो देख लें, अपने फिजिकली वहाँ विजिट करके आप मार्ग है, इमारतें हैं, उन सब महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लें। उसके बाद में जो भी गलियाँ हैं, सड़कें हैं, उनको पहले बनाना है। उसके बाद में नहरें वगैरह, नालियाँ वगैरह है, उनको बताना है। और उसके बाद में उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करके आपको आगे बढ़ते हुए इनको क्रम से नंबरिंग देनी है। और उसके बाद में उसी लोकेशन या उसको मैप में भी आपको उनको दर्शाना है, कच्चा है, पक्का है, आवासीय, गैर आवासीय, जो भी चिन्ह मैंने आपको बताए उनके अनुसार उनको दर्शाना है। और बीच में अगर स्कूल आ रही है, कोई पार्क आ रहा है, पूजा स्थल आ रहा है, कार्यस्थल आ रहा है, तो ऐसी अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको भी आपको उसमें प्रदर्शित करना है। और उसके बाद में आपके पर्यवेक्षक के साथ में उसको क्रॉस वेरिफिकेशन कराना है, यानी उनको बताना है। और वो पर्यवेक्षक खुद चेक करेंगे कि आपने जो भी नक्शा बनाया वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद में आपको जो लेआउट मानचित्र है वो 3 दिन में आप तैयार करें। हो सकता है आपके 1-2 दिन में हो जाए तैयार, लेकिन कोशिश ये करें कि कोई भी भवन छूटना नहीं चाहिए और कोई रिपीट नहीं हो, बाद में आपको कोई समस्या नहीं आए। और अगर आप ये काम व्यवस्थित रूप से, ईमानदारी से अगर 1-2 दिन में अगर कर लेते हैं तो आपका काफ़ी काम है, आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको करना है। अब जैसे आपको ज़्यादातर लोगों को इस तरीके से 4 जिलाधिकारी के द्वारा ये इस तरीके का मैप दिया गया है, कई लोगों ने प्रिंट करके भी दिया है, और नहीं है तो आप इसने आपके जो भी मोबाइल ऐप है उसमें भी आपको HLB मैप मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके एक बार उसको प्रिंट कर लें और यहाँ आपकी सारी लोकेशन है वो शो हो जाएगी। यहाँ वार्ड नंबर कौन सा है, जिला वगैरह, ये सारी चीज़ें। जहाँ हमारे जैसे बात करूँ तो सभी जो भी परिगणक है, सूरज, उनको ये पूरा मैप है वो प्रिंट करवा के दिया है और बहुत अच्छा मैप दिया है। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही है और इसकी बाउंड्री है वो खास रूप से आप देख लें। अब इसी को आधार मान करके आपको अपना जो लेआउट मानचित्र है वो आपको नजरी नक्शा बनाना है। शुरुआत कैसे करनी है एक एक पॉइंट वाइज आपको मैं बताऊंगा, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको PPT के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये कैसे करना है। तो अब चलते हैं पीपीटी पे। तो सबसे पहले जैसे आपको इस तरीके से जो मिलेगा, आपको जो 2 शीटें मिली है जिनमें आपको नजरी नक्शा बनाना है, उस पर आपको एक साइड में जो भी इसकी लोकेशन है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अगले भाग में आपको यहाँ से मैं बता दूं इसको, जैसे अगले भाग में आपके सबसे ऊपर है वो लोकेशन विवरण है, जिसमें आपको जो भी सर्कल मिला है उसको आपको देखना है, आपकी लोकेशन वगैरह वो सारी हो जाएगी। उसके बाद में कुछ आपके जो प्रतीक चिन्ह आपको काम में लेने हैं मैप में, वो भी आपके यहाँ नीचे दिए हुए हैं, उनको भी आप देख लें। नदी है तो उसको कैसे बनाना है, सड़क है तो कैसे करना है, नहर है तो कैसे करना है, हॉस्पिटल है वगैरह है तो वो कैसे कैसे आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद में नीचे प्रगणक और सुपरवाइजर की डिटेल्स है, उनके नाम है, उनके साइन करने पड़ेंगे। ये काम आपको लास्ट में करना है। और अब जैसे आप जो मेन पेज ब्लैंक पेज दिया हुआ है उसमें उत्तर दिशा है वो हमेशा ऊपर होगी। इस तरीके से आपको मानचित्र बनाना है और यहाँ से इस तरीके से उत्तर दिशा मेंशन करनी है और दक्षिण दिशा। उसके बाद में आपके पश्चिम और पूर्व दिशा आप अच्छी तरह से उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो भी आपके एचएलबी है उसमें उत्तर दिशा है वो आप जरूर पहले तय कर लेंगे उत्तर दिशा किस साइड में है। नहीं तो आप अपने मोबाइल में जो कंपास है यानी दिशा सूचक यंत्र वगैरह है उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिशाएं तय कर लें और उसके बाद में जो शुरुआत करनी है वो आपको पश्चिमोत्तर से करनी है, यानी उत्तर और पश्चिम का जो सिरा है उस सिरे से आपको यहाँ से, जैसे ये सिरा है यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से जैसे जो प्रारंभ बिंदु है वो आपको यहाँ से करना है यथासंभव। अब हो सकता है कि ये पूरा खाली हो और जो यहाँ जैसे बिल्कुल कोई भवन नहीं है और यहाँ भवन है तो आप उत्तर से कर सकते हैं, या यहाँ भवन है ये सिरा पूरा खाली है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो और लोकेशन अगर सही है तो आप प्रारंभ बिंदु है वो आपका उत्तर पश्चिम होगा। और यहाँ से बढ़ते हुए अगर आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ बढ़कर फिर ये कर लें, उसके बाद ये कर लें, उसके बाद में ये कर लें, या आप सीधे इस तरीके से यहाँ से यहाँ आए और इसके बाद में वापस यहाँ आए और अंतिम बिंदु आपका दक्षिण पूर्व होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना कि प्रारंभिक बिंदु आपका उत्तर पश्चिम होना चाहिए और दक्षिण बिंदु आपका समाप्ति बिंदु है वो आपको दक्षिण पूर्व होना चाहिए। तो ये सामान्य रूल्स है, थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हर जो एचएलबी उसकी स्थिति थोड़ी सी अलग अलग होगी, लेकिन कोशिश की जाएगी इस नियम का पालन किया जाए। अब यहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ से जो नंबरिंग शुरू करनी है, यहाँ से आपको पहले नंबरिंग शुरू करनी है और उसके बाद में इस तरीके से आपको ये पूरा एरिया कवर करते हुए इस तरीके से आना है और अंत में आपको यहाँ आना है, ताकि आपके जो नंबरिंग है वो सिस्टमेटिक हो और कोई भी मकान छूटे नहीं और दोहराव भी नहीं हो। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब यहाँ से जैसे ये आपको इस तरीके से जो दिया हुआ है मैप, उसमें आपको सबसे पहले साइड में जो विवरण है वो आपको भरे हुए मिलेंगे, नहीं तो आपको पढ़ने हैं। जो आपको प्रिंट दिया उसमें आपको विवरण मिल जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ से सबसे पहला काम आपको करना है, आपकी जो बाउंड्री है एचएलबी की जो बाहर की सीमा है वो आपको ड्रॉ करनी है कि आपका एरिया कहाँ तक है। उस एरिया की आपकी जो आउटर लाइन है वो सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है। दूसरा, उसके बाद में जहाँ सड़कें वगैरह है, रोड वगैरह है, वो आपको प्रतिष्ठित करनी है और उसके बाद में उसकी गलियाँ वगैरह है वो आपको देखनी है कि जैसे कौन कौन सी गलियाँ हैं, किस तरीके से मकान वगैरह है, किस तरीके से, इस तरीके से ये पूरा आपको जो बाहर का जो लेआउट है उसमें खास करके आप घूम करके पता करेंगे कि सड़क की साइड में, भवन की साइड में तालाब वगैरह या और कोई विशेष चीज़ है, आपको लैंडमार्क है तो वो आपको प्रदर्शित करना है। तो इस तरीके से आपको जो भी मेन सड़क है या जो भी गलियां हैं वो आपको सबसे पहले करनी है। मकान या जो भवन है उनका जो निशान वगैरह वो आपको बाद में देना है। पहले आप गलियों को तय कर लें कि आपके एचएलबी में कितनी गलियां वगैरह है, तो इस तरीके से आप इसको कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट में जाकर के आप इस तरीके से जैसे एक बार ये सारा आपके हो जाएगा, कौन कौन सी गली किस साइड में है, कहाँ से आप देखेंगे तो शुरुआत आपको जो उत्तर पूर्व से करनी है और उसके बाद में किस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए और ये काम आप जब फील्ड में जाकर करेंगे तो आपके दिमाग में पहला नक्शा बैठ जाएगा। उसके बाद में आपको ये काम इस पेपर पे करना है। अब इस तरीके से यहाँ से जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बाउंड्री और बाहर की जो भी सड़कें वगैरह है उनके बारे में लिखना कि ये मेन रोड है, ये यहाँ जा रही है या ये एरिया वो है, क्योंकि आपकी एचएलबी की जो आउटर सीमा है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में आपको यहाँ से इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ से शुरू हो, फिर आप यहाँ से इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं या इस तरीके से नंबरिंग करें, यानी एक जो ब्लॉक या एक छोटी सी गली है उस गली को आप पहले कवर कर लें यहाँ से इस तरीके से। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ गली है, इस तरीके से जो भी जैसे भी स्थिति है, कई बार हो सकता है कि ये पूरी सड़क इस तरीके से हो तो आप ये भाग पूरा कर लें, उसके बाद में इस भाग को कर लें। लेकिन एंडिंग पॉइंट आपके लगभग इस दिशा में, यानी जो पश्चिम जो है वो आपको यहाँ दक्षिण और है वो इस तरीके से इस साइड में आपके एंडिंग पॉइंट आना चाहिए और उत्तर जो पश्चिम है वो आपके उत्तर ये आपके शुरुआत पॉइंट आना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें। बाकी आप या तो जैसे मान लो इस तरीके से ये मेन सड़क आ गई पूरा, अगर पूरे ब्लॉक में आपके दो भाग है इस तरीके से पूरा मेन सड़क है तो आप यहाँ से सीधे नीचे आएंगे तो आपको बार बार सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी। तो आप ऊपर का भाग ले लें, उसके बाद में यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ आपको एंड करना है। तो कुल मिलाकर के
आपको जो सामान्य निर्देश उसका पालन करना है। और इस तरीके से अगर पक्का मकान है तो आपको स्क्वायर बनाना है और इसके अंदर आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 जो भी भवन संख्या है। अब मान लो एक भवन में एक ही मकान है तो आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ जैसे देखेंगे तो ये 16 नंबर के बाद में 17 नंबर जो भवन है जनगणना भवन, इसके नीचे कोष्टक में 4 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस जनगणना भवन नंबर 17 में और जनगणना मकान 4 है। दूसरा, ये मकान स्क्वायर में बना हुआ है, इसका मतलब जनगणना मकान भवन है वो पक्का है। तीसरी बात, इसमें लाइनिंग नहीं खींची हुई, इसका मतलब है ये आवासीय है। तो इस तरीके से मान लो जैसे ये त्रिभुजाकार बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कच्चा मकान है और इसमें लाइनिंग खींची हुई है, इसका मतलब ये गैर आवासीय, इसमें कोई रह नहीं रहा है। इस तरीके से यहाँ जैसे मंदिर है तो आपको मंदिर का अलग से बनाना है, उस पास में लिख भी दें कि इसका मंदिर है तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। नंबरिंग इसको भी करनी है, जनगणना भवन नंबर इसको भी देना है, लेकिन इसको चित्र बनाना है। चर्च है तो चर्च बना दें, और कोई जैसे स्कूल है तो आप इसके एस कर लें, हॉस्पिटल है तो डिस्पेंसरी डी कर लें। इस तरीके से मान लो यहाँ इस साइड में कोई तालाब है तो आपको तालाब वगैरह है, बीच में से कहीं रेलवे लाइन जा रही है तो आपको वो भी मेंशन करनी है, बीच में जैसे यहाँ पार्क है तो पार्क करना है। ये एक सामान्य एक मॉडल जो नजरी नक्शा है। आपका नक्शा थोड़ा सा इसके विपरीत हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि शुरुआत बिंदु यहाँ से करें और लास्ट में यहाँ तक आएँ और सिस्टमेटिक नंबरिंग हो। मेन मकसद ये है कि कोई भी भवन छूटना नहीं चाहिए और किसी का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप ये पूरा जो भी है आपका मैप बना लेंगे। अब इसके बाद में अगर आपके कोई भी इस तरह का कोई अगर है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेन जो काम मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो आपको करना है ये नजरी नक्शा बनाना। उसके बाद में मकानों का जो नंबरिंग करनी है वो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो आपने पहले इस मैप में सारी नंबरिंग कर ली, अब आपको फील्ड में जाकर के कैसे करना, थोड़ा सा मैं आपको इसको हिंट बता देता हूँ। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर जो पूर्व जो दिशा है यहाँ से आपको शुरू करना है और इस तरीके से आपको क्रम में बढ़ना है। जैसे ये मान लो गली है, इसके दोनों और मकान है तो आपको पहले यहाँ करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से आ जाएं, फिर यहाँ से शुरू करते हुए इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और सड़क के एक तरफ के जो नंबर है मकान है उनको एक ही क्रम में नंबर देना है, ताकि आपके जो भी अधिकारी है उनको भी पता चले कि अवलोकन में भी सुविधा हो और आपको भी सुविधा हो। उसके बाद में सड़क के दूसरे छोर पे जाकर के इस तरीके से ये पूरा करना है, फिर आपको नीचे आना है, इस तरीके से ये करना है। और जो नंबरिंग जहाँ से शुरू की थी यहाँ से इस तरीके से शुरू किया, फिर यहाँ आए और वापस उसका शुरुआत का नंबर है, उसके बाद में इस लाइन का अंतिम नंबर यहाँ होना चाहिए। उसके बाद में आपको अगली गली में जाना है, यानी एक गली या अगर बंद एरिया तो उसको आपको पहले कवर कर लेना है ताकि आपका व्यवस्थित क्रम है वो जारी रहे। इसके बाद में विशेष क्या ध्यान रखना है, जैसे इस तरीके से ये मकान नंबर आपने यहाँ से दे दिया, फिर ये गली की दूरी है यानी इस गली बीच में गली है और साइड में दोनों साइड मकान है, तो आपको इस तरीके से आना है। अब यहाँ एक और बात रखनी है कि अगर आप जब जनगणना मकानों का नंबरिंग करेंगे तो हो सकता है कि निर्माणाधीन भवन आ जाए, बीच में कोई मकान ऐसा हो जिसकी छत नहीं डली हो, दीवारें बनी हुई हो, तो जनगणना परिभाषा है उसमें वो भवन की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि उसकी छत नहीं है, तो आपको उसको छोड़ देना है। लेकिन छत पूरी हुई है तो उसको नंबर देना है, भले वो आवासीय गैर आवासीय कैसा भी हो। अगर छत है और 4 दीवारें उसकी बनी हुई है और पूरी जो भवन है वो एक तरह से रहने योग्य है, जिसमें कम से कम 6 फुट है, सामान्य व्यक्ति आराम से उसमें जा सके, सो सके, रह सके, ऐसी अगर कोई भी संरचना है तो उसको आपको भवन नंबर देना है। तो यहाँ से नंबर दे दिए। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखनी है कि अस्थायी जो खुली संरचना वाली है, खास करके मंडियों में, बाजार में, जहाँ छत तो है, इस तरीके की छत है लेकिन 4 दीवारी नहीं है और तिरपाल प्लास्टिक की छतें हैं या सिर्फ डंडे या कंक्रीट या 3 फीट से अगर ऊंचा फर्श है तो जिसमें बेचने के काम आता है और रात में अगर दुकानदार वगैरह सोते हैं तो एक तरीके से छत है, हो सकता है कि एक साइड की 2 साइड की दीवारें करनी है तो भी ऐसी संरचना को भवन के रूप में माना जाना है, क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति है वो काम करते हैं और रात में वहाँ रहते हैं, तो उसको भी आपको भवन के रूप में देना है। तो नंबर कैसे देंगे, तो जनगणना भवन नंबर है वो आपको 01 से यानी एक से शुरू करना है और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ना है। अब मान लो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मान लो कोई भवन बीच में अगर है और जैसे 10 नंबर आपने दे दिया, 11 नंबर दे दिया और बीच में एक जो संरचना थी जो जिसकी छत डली हुई नहीं थी और सिर्फ दीवारें थी, आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन कुछ 2-3 दिन बाद में आप वापस देख रहे हैं तो वो वहाँ भवन है उसकी छत डल गई, एक रात में छत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसको 10 और 11 के बीच में अगर कोई नया भवन बन गया है तो उसको 10/1 नंबर दिया जाना चाहिए ताकि आपका जो आगे का भवन नंबरों का जो क्रमांक है वो नहीं बिगड़े। अब बात करेंगे उस जो जनगणना भवन नया बना 10/1 उसको जनगणना मकान क्या देंगे, तो उसको मकान है आपकी जो भी पूरा एरिया कवर हो जाए उसके बाद में लास्ट जो मकान संख्या आपकी 110 120 जो भी आ रही है उसके आगे का अंक देना है। तो जनगणना मकान है वो लास्ट का अंक दिया जाएगा, लेकिन जनगणना भवन है वो जिन भवनों के बीच में नया भवन बन रहा है, तो पहला जो भवन 10 नंबर है उसके बीच आगे 11 नंबर है, बीच में बन गया तो 10/11 कर देंगे। 15 और 16 के बीच में बना है तो 15/8
एक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको नया जो भवन बनता है अगर बाद में, तो उसको आपको नंबरिंग करनी है। और ध्यान ये रखें कि जो भवन का मुख्य द्वार है, जहाँ से विजिबल हो, सभी को दिख सके, आपको मार्कर पेन जो दी गई, मैंने कल बताया था कि जो जनगणना किट दिया हुआ है इसमें मार्कर पेन वगैरह जो भी दिए हुए हैं, तो उसमें आपको ज भ लिखना है। ज भ लिख करके भवन संख्या लिखनी है। जैसे ज भ एक, और कोष्ठक में अगर मान लो उस जनगणना भवन में एक या अधिक जितने भी मकान है उसकी संख्या लिखनी है। अगर एक मकान है तो लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ज भ एक लिखा हुआ, इसका मतलब है कि उस जनगणना भवन में एक ही मकान है। लेकिन अगर आपके उस जनगणना भवन में 2 या 3 मकान है तो आपको लिखना है ज भ, और उसमें जैसे भवन संख्या 2 है और कोष्ठक में 3 है, इसका मतलब हुआ कि जनगणना भवन नंबर 2 है और उसमें मकान 3 है, जनगणना मकान 3 है, तो ज भ 2 लिख करके कोष्ठक में आपको 3 लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये नंबरिंग करनी है। जनगणना मकान नंबरिंग है वो आपको ऐप में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और जब आप भवन के अंदर जाएंगे तब आपको मकान जो है उसके ऊपर जो नंबर लिखने हैं वो 4 अंकों के लिखने, और जो पहला नंबर होगा वो 0001 होगा, यानी इस तरीके से 0001 होगा। और ये जनगणना मकान की संख्या हमेशा 4 अंकों की होगी, ये जरूर ध्यान रखें। तो और जो जनगणना मकान नंबर है वो मकान के प्रवेश द्वार पर लिखा जाएगा, और जनगणना भवन है वो भवन नंबर है वो भवन के, यानी जो मेन मुख्य द्वार है उसके ऊपर लिखा जाएगा। और जब अंदर जाएंगे, और एक जनगणना मकान में हो सकता है जनगणना भवन में एक ही मकान हो तो 001 हो जाएगा, लेकिन एक जनगणना भवन है उसमें 2-3 मकान है तो प्रत्येक मकान पे 001, 002, 003 इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ से जैसे इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। अब जैसे मान लो यदि भवन संख्या 15 तक 27 मकान जनगणना मकान हो चुके हैं, तो 15 जनगणना भवन में 15 में क्या आएगा, तो जैसे 15 तक यानी 14 जनगणना भवन है उसमें 27 मकान हो चुके हैं, तो जो 15वां भवन होगा उसमें मकान संख्या हो जाएगी 0028 यानी 28 नंबर। और इस तरीके से ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये थी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने का प्रयास किया है कि शुरू के 3 दिन में आपको क्या क्या काम करना है और बहुत ध्यान से काम करना है। इसमें अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जब भी समय मिलेगा जवाब देने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।